सबसे पहले बात धनबाद की। धनबाद के झरिया थाना पुलिस को हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। हामिदनगर में गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गन फैक्ट्री का तार बिहार के मुंगेर से भी जुड़ रहे हैं। धनबाद में तबाही की फैक्ट्री, पाताल में बनता था हथियार, हथियारों का जखीरा बरामद। संकरी गली के 40 से 50 फीट अंदर एक घर और उस घर के नीचे एक तहखाना। इस तहखाने के अंदर चलती थी तबाही की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में बनता था बंदूक, देसी पिस्टल, कट्टा। यहाँ के बने हथियारों की सप्लाई अपराधियों तक होती थी। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के हामिदनगर में पुलिस को मिनी गन फैक्ट्री की सूचना मिली और सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि यहाँ इतनी बड़ी हथियार की फैक्ट्री होगी। हथियार की इस फैक्ट्री को शब्बीर नाम का एक शख्स चलाता था, जो पहले मुंगेर में हथियार बनाता था। सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग हथियार की आपूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं और अवैध तरीके से हथियार निर्माण का भी कार्य कर रहे हैं। तो उसको लेकर के पुलिस के द्वारा एक ट्रैप बिछाया गया, जिसमें कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन्हीं की निशानदेही पर जब यहाँ पर छापामारी की गई एरिया में स्थान पे, तो यहाँ पर एक खुलासा हुआ कि कुछ लोगों को कुछ मिस्त्री ला करके मुंगेर से यहाँ पर बड़ी संख्या में इस प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने अवैध गन फैक्ट्री के संचालक शब्बीर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, किन लोगों को हथियार की सप्लाई की जाती है। बड़ी संख्या में इसमें तैयार देसी पिस्टल भी है और इसके अलावा अर्धनिर्मित भी बड़ी संख्या में जो पिस्टल के जो विभिन्न हिस्से होते हैं वो यहाँ से बरामद होते हैं। जी 5 लोगों की गिरफ्तारी कुल मिलाकर जी साबिर के घर भी छापामारी हुई है, वहाँ से भी बड़ी संख्या में हथियार बरामद। कोयलांचल पहले से ही गैंगवार के लिए कुख्यात रहा है। यहाँ अपराधियों के कई गिरोह सक्रिय रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले गन फैक्ट्री का भांडा फोड़कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब पुलिस की जांच में पता चलेगा कि इस अवैध गन फैक्ट्री से बने हथियार की सप्लाई किन लोगों को हुई है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। और अब खबर सियासी गलियारे से। लंबे समय से झारखंड में महागठबंधन के लिए चल रही कवायद घटक दलों की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मीटिंग के बाद पूरी हो गई है। सीटों को लेकर सहमति की तस्वीर तो सामने आ गई, लेकिन औपचारिक फॉर्मूला जो है शनिवार को ही सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम के चेहरे पर ये खुशी बता रही है कि राहुल से मिलने के बाद सीटों को लेकर फिलहाल 3 दलों की रार खत्म हो चुकी है। सीटों का सटीक समझौता भी हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए सियासत को अभी और इंतजार करना होगा। हेमंत सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी ने आज राहुल गांधी जी से भेंट की। घटक दलों ने आपस में ये निर्णय सारे सीटों पर निर्णय कर लिया है और सब एक मत हैं कि कौन सी सीटों पे कौन लड़ेगा। प्रदेश की जो केंद्र की जो इलेक्शन जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा और जो प्रदेश का चुनाव है वो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम घटक दलों ने ये निर्णय लिया। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अगले 1 से 2 दिनों में तो साफ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम में डील पक्की हो चुकी है। डील ये कि लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हेमंत की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। जाहिर तौर पर हेमंत की रणनीति काम कर गई। हेमंत के कहने पर महागठबंधन के घटक दलों ने वाम दलों को जगह देने पर हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही कोडरमा सीट को लेकर शर्त भी लगा दी। सारे घटक दलों ने यह निर्णय लिया है कि हम एक सीट कोडरमा छोड़ के किसी सीट पे अगर वो सारा मन बनाए तो हम वामपंथी दलों के लिए भी अपने महागठबंधन में हम चाहते हैं कि वो शामिल हो। हम हमारे साथ वो लड़ाई इस एनडीए के तानाशाह सरकार के खिलाफ मिलजुल के लड़ें। हम भी उनके लिए कोडरमा छोड़ के अगर कोई एक सीट पे सारे वाम दल एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं, तो उनके लिए भी हम सीट छोड़ने की।
मतलब साफ है कि हेमंत की नजर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर भी है और उसी के मद्देनजर वो तमाम बिसाते बिछा रहे हैं। मजबूरी कहे या मौके की नजाकत, जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी दबी जुबान से हामी भर दी है। सभी फार्मूले बिल्कुल हम लोगों ने सर्वसम्मति से हम लोग ने सहमति प्रदान की है और वाम दलों के विषय में भी सभी घटकों का एक ही विचार है कि वो भी हिस्सा बने और अब जल्द से जल्द, क्योंकि पहले हम लोगों ने कहा था कि होली के बाद आदरणीय गुरुजी के उपस्थिति में इसकी घोषणा होगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि होली के पहले ही भी इसका घोषणा हो। विधानसभा के लिए जेएमएम कहती है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो आप जेएमएम का नेतृत्व स्वीकार करते हैं? हेमंत सोरेन को हमें जब ऐसी बात है, जब ये साफ तौर पे जब कोई चीज को जब हो गई है सर में, तो फिर उसी बात को आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्या मतलब? अब सवाल है कि महागठबंधन में जब सब कुछ सही और सटीक है तो फिर देरी हो क्यों रही है? होली की डेडलाइन तय कर महागठबंधन और कौन से रंग की आहट भांप रहा है? दिल्ली से न्यूज 18 के लिए दिवाकर की रिपोर्ट। 2019 के चुनावी महाभारत में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी चक्रव्यूह बना रही है और इसी के तहत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की मैराथन बैठक हुई। इसमें पार्टी प्रवक्ताओं को विपक्ष की नकारात्मक और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करने और साथ ही अनर्गल बयान से बचने के निर्देश दिए गए हैं। – 2019 के चुनावी महाभारत में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने में जुटी है। इसी के तहत रांची के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में करीब 3 घंटे तक पार्टी नेताओं ने रणनीति पर मंथन किया। बैठक में सीएम रघुवर दास के अलावा बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, झारखंड चुनाव प्रभारी मंगल पांडे समेत पार्टी के तमाम प्रदेश प्रवक्ता मौजूद थे। बैठक में प्रदेश प्रवक्ताओं को विपक्ष की नकारात्मक और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करने और अनर्गल बयानों से बचने के निर्देश दिए गए। साथ ही केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच अच्छी तरह से रखने के निर्देश भी दिए गए। विपक्ष जिस झूठ के सहारे राजनीति कर रहा है, विपक्ष जिस झूठ के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उस झूठ का हम पर्दाफाश जनता के बीच में जाकर करेंगे। उस झूठ से जनता को अवगत कराएंगे और बताएंगे कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय किस ढंग से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी और आज किस ढंग से पारदर्शिता और मजबूती के साथ हमने देश को आगे का बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। प्रवक्ताओं के साथ बैठक के बाद सीएम रघुवर दास ने प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा के साथ अलग से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक संथाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। खासकर राजमहल सीट को लेकर सीएम ने अनंत ओझा से फीडबैक लिया। जो नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति भरोसा है लोगों का, उस भरोसा को और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको सामान्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावी तरीके से रख सके, उस बातों पर एक बार उन्होंने मार्गदर्शन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू में 13-1 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। गिरिडीह सीट आजसू के खाते में गई है। इसे लेकर रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो संयुक्त रूप से एनडीए की चुनावी अभियान की जानकारी देने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने 25 मार्च को समर्पण दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक और पदाधिकारी 1 महीने का वेतन पार्टी फंड में दान देंगे। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। और लोकसभा चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं पर सभी दलों की नजरें हैं। झारखंड में इस बार 2,20,753 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन युवा वोटर्स पर सभी दलों की नजर है। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में युवा और खासकर पहली बार वोट करने वाले वोटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। झारखंड में 2,20,753 मतदाता 18 से 19 वर्ष के बीच के हैं, जिनमें 1,33,668 पुरुष और 87,056 महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने सभी युवा मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जितने युवा मतदाता हैं उन सबसे हमारी अपील होगी कि आप लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से मतदान के दिन बाहर निकलें और अपने मत का सुविचारित तरीके से बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के उसका इस्तेमाल करें।
झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र के 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या पर एक नजर डालें। राजमहल की बात करें तो 9,800 ऐसे वोटर हैं जो 18 से 19 वर्ष के बीच हैं। वहीं दुमका में ऐसे वोटरों की संख्या 14,340 है, जबकि गोड्डा से 15,364, चतरा से 13,797, कोडरमा से 15,073, गिरिडीह से 14,893, वहीं धनबाद से 12,714, रांची से 26,956, जमशेदपुर से 13,745, सिंहभूम सीट से 13,082, खूंटी से 14,944 ऐसे वोटर हैं। लोहरदगा की बात की जाए तो 11,657 ऐसे वोटर हैं, जबकि पलामू में 30,158 और हजारीबाग से 14,230। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट करना है और अपनी जिम्मेवारी पता चल रही है कि अब हम लोग बड़े हो गए और अब देश को भी देखना है। एज अ यूथ हम लोग को देश को भी देखना है, आगे बढ़ना है, संभालना है, क्योंकि हम लोगों पे भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, यूथ पे भी बहुत जिम्मेवारी है देश की। तो बहुत एक्साइटेड है। चाह रहे हैं कि सिटी हमारा डेवलप करे, हमारी कंट्री डेवलप करे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और हर पढ़ाई के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और इनमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क भी मतदाताओं से ये अपील करता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात एक ऐसे नेता की जिसकी कमी लोकसभा चुनाव में जनता से लेकर सियासी दलों को भी खल रही है। हम बात कर रहे हैं कोल्हान के सबसे बड़े नेता रहे बागुन सुमरई के बारे में। 1967 के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब सिंहभूम में बागुन सुमरई के बिना चुनाव होगा। बागुन सुमरई 5 बार सांसद बने और 4 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी के विचारों को मानने वाले बागुन सुमरई ने कभी वसूलों से समझौता नहीं किया। सांसद और विधायक बनने के बाद भी सादगी का जीवन जीते थे। सफेद धोती और गमछा पहनते थे। बागुन बेबाक नेता थे। पार्टी के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं रहते थे और अच्छे काम के लिए विरोधियों की तारीफ भी करते थे। यही कारण है कि आज उनको चाहने वालों में सभी दलों के लोग शामिल हैं। बागुन सुमरई जी आदिवासी नेता के रूप में कोल्हान, खास करके कोल्हान से आदिवासी नेता के रूप में वो एक ऐसे नेता थे, सर्वमान्य नेता के रूप में थे और काफ़ी लंबा समय उनका मतलब राजनीतिक जीवन रहा है। कई बार सांसद, कई बार विधायक, मंत्री रहे। एक सुलझा व्यक्तित्व उनके अंदर था जो आदिवासियों के बीच, गैर आदिवासियों के बीच, मूलवासियों के बीच उनका बड़ा आदर और सम्मान था। और वो जो भी विचार रखते थे, जो भी अपनी भावना को प्रकट करते थे, वो तुरंत करते थे। ये नहीं सोचते थे कि मेरी इस बात से इनको अच्छा क्या लगेगा, बुरा क्या लगेगा। और अब खबर रांची से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की तबीयत खराब हो गई है। इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री को रिम्स में भर्ती कराया गया है। रिम्स के डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी उनमें की है। स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को 5 दिन तक रिम्स में रहना पड़ेगा। डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत की निगरानी कर रहे हैं। 3-4 दिन से बुखार था और थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए हुआ कि रख लिया जाए, क्योंकि अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो यहाँ मैनेज करना आसान होगा और घर पर दिक्कत होगी तो वो एक्सरे भी किया गया। एक्सरे नॉर्मल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया। सर, तो सांस लेने में दिक्कत है तो यहाँ पर तो सब इक्विपमेंट है नहीं सर, तो सांस लेने में दिक्कत अगर होगी तो ऑक्सीजन सबसे जरूरी चीज होता है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। केवल एक ऑब्जर्वेशन के लिए कि अस्पताल में रहेंगे तो हम लोगों को भी आसानी होगा और उनको भी एक आसानी होगा। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की बिगड़ती तबीयत डॉक्टरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद की किडनी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो का क्रिएटिनिन लेवल फिर बढ़ गया है। साथ ही उनका GFR यानी खून को फिल्टर करने की क्षमता में भी कमी आई है। मेडिकल जांच की रिपोर्ट के अनुसार अब वो CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 3A से 3B की स्थिति में पहुंच गया है, जो कि चिंता का विषय है।
लालू प्रसाद की रिपोर्ट देखने के बाद परेशान डॉक्टर अब दूसरे पैथोलॉजिकल लैब से दोबारा जांच कराने की योजना बना रहे हैं और सोमवार या मंगलवार को फिर से लालू प्रसाद के सभी रोगों की पैथोलॉजिकल जांच कराई जाएगी। ये पिछली दफा से थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये दर्शा रहा है कि शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं रहा है, मैंने बीच में बढ़ जाता होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि क्रिएटिनिन जो कि किडनी का काम करने का या प्रक्रिया या जो उसका फंक्शन है उसको दर्शाता है, तो क्रिएटिनिन जो है वो भी 0.0 से चेंज किया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि किडनी को छानने की प्रक्रिया या काम करने की प्रक्रिया जो है उसका वैल्यू निकाला जाता है कि किडनी कितना काम कर रहा है या छानने में कितना सक्षम है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो मोटा मोटी किडनी के काम करने का एक फंक्शन है, तो उसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने देखा तो वो ड्रॉप कर गया है पिछली बार से। अभी तो हम लोग उनको स्टेज 3B बोलते हैं, किडनी स्टेज 3B में मैंने क्रॉनिक किडनी डिजीज 1, 2, 3, 4, 5 में बटा हुआ है, तो ये 3B में चले गए हैं अभी के डेट। पहले 3A में थे, अब 3B में चले गए, तो थोड़ा सा तो वो डाटा हम लोग को चिंता का विषय कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। लालू यादव जिस वार्ड में भर्ती है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को पुलिस विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश मिले हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ रह रहे लोगों को किसी कीमत में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीएसपी ने बताया कि लालू यादव की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को बदलने को लेकर वरीय अधिकारी फैसला लेंगे। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को लेकर रिम्स में भर्ती हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के बाद रिम्स में लालू से मिलने बिहार झारखंड के नेता पहुंचते रहते हैं। हम लोग बीच बीच में ये औचक निरीक्षण करते रहते हैं ताकि जो है जेल मैनुअल के हिसाब से कोई लैप्स ना हो। सारे जवान काफी दिनों से आया था, क्या उनको भी चेंज किया जाएगा? देखिए ये तो डिसीजन है वरीय पदाधिकारी लेंगे, इसमें वो डिसीजन वरीय पदाधिकारी लेंगे, उनके संज्ञान में बात दे दी जाएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ गई है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कर या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।